मैं मोहन वर्मा मेरे YouTube चैनल मोहन बायोलॉजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनों ने पाचन तंत्र पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपने पाचन तंत्र के पार्ट 2 पढ़ लिए हैं, तो उसको लगातार कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आप पाचन तंत्र का पार्ट 3। अपनों ने पाचन तंत्र के अंदर मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था, सेकंड दांत के बारे में पढ़ लिया था, जीभ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ग्रसनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी में क्या चीज है? तो ग्रसनी में द्वार है दो। एक को तो बोलते हैं निग्गल द्वार और एक को बोलते हैं कंठ द्वार। निग्गल द्वार खुल जाता है ग्रास नली के अंदर और जो कंठ द्वार है वो खुल जाता है श्वास नली के अंदर। यानी ग्रसनी के अंदर जब अपने मुंह को खोल के देखते हैं तो सामने दो छेद दिखाई देते हैं, दोनों के दोनों आकृति में एक समान है। यानी इनके जो साइज है वो आपस में क्या चीज है? समान है। उसमें से एक तो निग्गल द्वार है और दूसरा कौन सा है? कंठ द्वार है। निग्गल द्वार खुल जाता है ग्रसनी के अंदर, ग्रास नली के अंदर, और कंठ द्वार खुल जाता है कहाँ पे? श्वास नली के अंदर। अब इस कंठ द्वार के आगे एक रचना पाई जाती है। इस रचना का नाम है एपिग्लोटिस। इसी को बोलते हैं घाटी ढक्कन और इसी को बोला जाता है बच्चों ट्रैफिक पुलिस। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस किसी चीज को रोकने का काम करती है। ऐसे ही ये एक संरचना एपिग्लोटिस है। ये भी भोजन को कंठ द्वार के अंदर जाने से क्या करेगी? रोकने का काम करेगी। यानी इस संरचना का जो कार्य है वो क्या चीज है? तो वो आप क्या बताओगे कि भोजन को निगलते समय यह कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन निग्गल द्वार से होता हुआ ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। एपिग्लोटिस का काम या घाटी ढक्कन या ट्रैफिक पुलिस का काम क्या चीज है कि जैसे ही भोजन निगलते हैं अपने, तो निगलते समय कंठ द्वार को ढक देती है, जिसके कारण भोजन जो है वो निग्गल द्वार से होता हुआ कहाँ पे प्रवेश कर जाता है? ग्रास नली के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि एपिग्लोटिस या घाटी का ढक्कन या ट्रैफिक पुलिस ये कहाँ पे स्थित होती है? तो आपने क्या चीज बताना है? तो फिर ग्रसनी के अंदर। या फिर एपिग्लोटिस को क्या कहा जाता है? घाटी का ढक्कन, या फिर क्या चीज बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। यानी कंठ द्वार के आगे एक रचना है जिसका नाम एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन या ट्रैफिक पुलिस है। यानी भोजन को निगलते समय कंठ द्वार को ढक देती है, जिसके कारण भोजन निग्गल द्वार से होता हुआ कहाँ प्रवेश कर जाएगा? तो फिर ग्रास नली के अंदर। अगर भोजन बाय द वे कई बार कंठों के अंदर चला जाता है, आपने देखा होगा कि कई बार भोजन कंठों में फंस जाता है तो अपने को खांसी आती है। तो वो खांसी किस कारण आती है? तो फिर कुछ कण भोजन के कंठ द्वार से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं? श्वास नली के अंदर चले जाते हैं। जब भोजन के कण श्वास नली के अंदर जाएंगे तो फिर खांसी आना तय है। यानी श्वास नली के अंदर अगर कुछ भी जाता है तो फिर अपने को खांसी आती है। और वो खांसी तब तक आएगी जब तक वो कण जो है वो श्वास नली से क्या ना हो जाए? बाहर ना हो जाए। अब नेक्स्ट निग्गल द्वार से होता हुआ भोजन कहाँ पे पहुंच गया? ग्रास नली के अंदर। जो नेक्स्ट है वो अपने क्या चीज पढ़ेंगे? ग्रास नली। तो देखिए आपने नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ग्रास नली। सबसे पहली बात कि ग्रास नली भोजन
निगल द्वार से प्राप्त करती है। कि ग्रास नली भोजन कहाँ से प्राप्त करती है, तो आपने क्या चीज बताना है कि ग्रास नली जो है वो भोजन निगल द्वार से क्या चीज करती है, प्राप्त करती है। उसके बाद में क्या चीज है कि मानो कि ये ग्रास नली है, जैसे ही ग्रास नली के अंदर भोजन प्रवेश करेगा, कि ग्रास नली के अंदर क्या चीज है, भोजन प्रवेश करे। आपने सॉफ्ट पाइप देखी होगी, अगर सॉफ्ट पाइप को किसी नल के अंदर लगा दे और उसको खोल दे तो 1 मिनट तक खोला और उसको बंद कर दिया, तो जैसे जैसे उस सॉफ्ट पाइप के अंदर पानी आगे जाता है तो वो पाइप फूलती जाती है, और पानी तो पीछे से बंद है तो पीछे से वो पाइप क्या होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। ऐसी ही कुछ क्रिया कहाँ पे होती है, ग्रास नली के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि ग्रास नली के अंदर क्या चीज है, तो ग्रास नली की जो भीतरी दीवारें हैं वहां पर सेक्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। कि इसकी भीतरी दीवारों पर सेक्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। जिसके कारण ग्रास नली फैलने और सिकुड़ने लगती है। इस क्रिया को कर्माकुचन कहा जाता है। कि इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को अपने कर्माकुचन बोलते हैं। यानी जैसे ही भोजन ग्रास नली में प्रवेश करेगा तो सेक्वेमस एपिथेलियम के कारण क्या चीज होगा, ग्रास नली फैलने और क्या लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी। और फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कर्माकुचन। और इसी कर्माकुचन प्रोसेस के कारण भोजन ग्रास नली से कहाँ प्रवेश कर जाता है, तो फिर आमाशय में प्रवेश कर जाता है। तो नेक्स्ट जो चीज है वो अपने क्या पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन ग्रास नली से निकलकर कहाँ पे प्रवेश कर गया है, आमाशय। तो नेक्स्ट जो है वो अपने आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। एक बात याद रखना कि ना तो ग्रसनी के अंदर पाचन होता है, ना ही ग्रास नली के अंदर पाचन होता है। मुख गुहा के अंदर पाचन होता है किस चीज का, तो कार्बोहाइड्रेट का। ग्रसनी के अंदर पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पचाने वाले एंजाइम नहीं है। ग्रास नली के अंदर पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाचक एंजाइम पाए ही नहीं जाते, इसलिए ना तो ग्रसनी में पाचन होता है और ना ही ग्रास नली के अंदर पाचन होता है। नेक्स्ट जो है वो अपने पढ़ेंगे क्या चीज, तो फिर आमाशय। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे सुनते हैं। आमाशय। सबसे पहली बात, आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग है। क्या आपसे पूछ ले कि आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग कौन सा है, तो आपने क्या बताना है कि आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग कौन सा है, आमाशय है। आमाशय की आकृति आपसे पूछे तो आपने बताना है कि आमाशय की जो आकृति है वो जे आकृति का है। आमाशय की स्थित कहाँ पे, यानी आमाशय की स्थिति या आमाशय स्थित कहाँ है, तो आपने क्या चीज बताना है कि जो आमाशय स्थित है वो डायाफ्राम के नीचे स्थित है। नीचे स्थित है। कि आमाशय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपने क्या चीज बताना है, डायाफ्राम के नीचे स्थित है। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है। ये आपसे पूछ ले कि प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो आपने क्या चीज बताना है कि प्रोटीन पाचन का जो प्रमुख स्थान है वो आमाशय है। और नेक्स्ट जो चीज है कि प्रोटीन पाचन की शुरुआत आमाशय से होती है।
कि आपसे पूछ ले कि प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपने क्या बताना है कि प्रोटीन पाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी, अमाशय से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट अपने इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं अपनी। ये अपनी ग्रास नली है, ये अमाशय है, और अमाशय के बाद भोजन कहाँ पे जाता है, तो फिर छोटी आंत के अंदर। ये अमाशय के बाद जो भोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो फिर छोटी आंत के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे एक वाल्व है जिसका नाम क्या चीज है, कार्डियक वाल्व। यहाँ पे भी एक वाल्व है जिसका नाम क्या चीज है, तो पाइलोरिक वाल्व। यानी कार्डियक वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रास नली और अमाशय के बीच पाए जाने वाला जो वाल्व है वो कौन सा है, तो फिर कार्डियक वाल्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कार्डियक वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। तो कार्डियक वाल्व ग्रास नली और अमाशय के बीच पाए जाने वाला वाल्व है। अब ये कार्डियक वाल्व इसको क्यों बोला गया, कार्डियक शब्द तो हार्ट के लिए यूज होता है, तो ये कार्डियक वाल्व जो है वो हार्ट के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए इसको क्या चीज बोला गया है, कार्डियक कहा गया है। क्या है कि ये हृदय के नजदीक स्थित है, इसलिए इसे कार्डियक कहा गया है। ऐसे नेक्स्ट आपसे पूछे कि पाइलोरिक वाल्व कहाँ पे है, तो आपने क्या चीज बताना है कि अमाशय और छोटी आंत के बीच मिलने वाला जो वाल्व है कौन सा है, वो पाइलोरिक वाल्व है। या पाइलोरिक वाल्व कहाँ पे है, अमाशय और छोटी आंत के बीच। कार्डियक वाल्व कहाँ पे है, तो ग्रास नली और अमाशय के बीच पाए जाने वाला वाल्व कौन सा है, तो कार्डियक वाल्व। नेक्स्ट क्या चीज है, तो अमाशय में जो भोजन है, अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है। अमाशय में जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे में 5 घंटे तक रुकता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक बार भोजन करें और उसके बाद जो दूसरा भोजन करना है तो उसके बीच में लगभग 4 से 5 घंटे का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पेट के अंदर यानी अमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे तक क्या चीज होता है, रुकता है। वो बात इसीलिए बोली जाती है। नेक्स्ट क्या चीज है, तो फिर अमाशय में भोजन के प्रवेश करते ही यह जठर रस के साथ मिल जाता है, तब भोजन को काइम कहा जाता है। तब भोजन को अपने क्या चीज बोलते हैं, काइम। यानी अमाशय में जो भोजन है वो क्या चीज कहलाता है, काइम। यानी लार से सना, यानी मुख गुहा के अंदर लार से सना हुआ भोजन बोलस कहलाता है। और अमाशय के अंदर जैसे भोजन प्रवेश करता है तो वो जठर रस के साथ मिक्स हो जाता है, और जठर रस के साथ जब मिक्स होता है तो उस भोजन को क्या चीज कहा जाता है, तो फिर उसे काइम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्या चीज है, तो मैं इस साइड लिख रहा हूं कि अमाशय में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का क्या चीज करते हैं, पाचन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि अमाशय में गैस्ट्रिक
लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो दूध की कुछ वसा का पाचन करता है। यानी अमाशय में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो दूध की कुछ वसा का क्या चीज करता है, पाचन करता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने अमाशय की चर्चा करेंगे। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्त्राव करती है। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का क्या चीज करती है, स्त्राव करती है। ऐसा कहा जाता है कि जठर ग्रंथियों की जो संख्या है वो लगभग 25 मिलियन के आसपास है। ये अपने अंदर जठर ग्रंथियों की जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 25 मिलियन है। जठर रस का स्त्राव करती है। जठर रस की पीएच वैल्यू 1 से 3 के बीच होती है। कि जठर रस की जो पीएच वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में होती है, और जठर रस प्रतिदिन 2 से 3 लीटर स्त्रावित होता है। कि आपसे पूछ ले कि जठर रस प्रतिदिन कितना स्त्रावित होता है, तो 2 से 3 लीटर स्त्रावित होता है। अब जठर ग्रंथियां यानी जठर रस का जो मिश्रण है, जठर रस का मिश्रण, जठर रस का मिश्रण क्या चीज है, तो फिर HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और श्लेष्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी आरएसए के लिए कि जठर रस का मिश्रण क्या चीज होता है। अदर एग्जाम में भी यानी रेलवे के अंदर पूछा जा सकता है कि जठर रस का मिश्रण क्या है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, प्रोरेनिन एक एंजाइम है, श्लेष्म एक स्त्राव है। यानी HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और श्लेष्म ये चारों मिक्स हैं जो जठर रस है। यानी इन चारों को मिलाकर ही अपने क्या चीज बोलते हैं कि ये जठर रस है। अब इस जठर रस का जो कार्य है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना, एंजाइम को सक्रिय करना। सेकंड क्या काम है, तो भोजन के साथ आए कीटाणु को मारना। थर्ड क्या काम है, तो भोजन को मुलायम बनाना। यानी जठर रस का जो कार्य है वो क्या चीज है, तो जठर रस के मेन कार्य है कि निष्क्रिय एंजाइम को क्या चीज करना है, सक्रिय करना है। भोजन के साथ आए कीटाणुओं को मारने का काम जठर रस का होता है, और भोजन को मुलायम बनाए रखने का भी जो काम है वो किसका है, तो फिर जठर रस का है। जठर ग्रंथियां अमाशय के अंदर है, और जठर ग्रंथियां क्या चीज है, तो 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां हैं। कि जठर ग्रंथियां
जठर ग्रंथियां कितनी है? तो 3 प्रकार की होती है। तो जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो आप क्या चीज बताओगे कि जठर ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी जठर ग्रंथियां हैं? तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ कि जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं। तो पहली जो जठर ग्रंथि है यानी 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की जठर ग्रंथि कौन कौन सी है? तो फर्स्ट होती है कार्डियक ग्रंथि, सेकंड होती है पाइलोरिक ग्रंथि, और थर्ड होती है फंडिक ग्रंथि। यानी 3 प्रकार की क्या चीजें ये ग्रंथियां हैं। यानी आपसे पूछे कि जठर ग्रंथियां निम्न में से कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि या फंडिक ग्रंथि। ये कार्डियक ग्रंथि और पाइलोरिक ग्रंथि जो है ये श्लेष्म का स्राव करती है। इस बात को ध्यान रखना है कि कार्डियक ग्रंथि और पाइलोरिक ग्रंथि जो है वो किसका स्राव करती है? श्लेष्म का स्राव करती है। और फंडिक ग्रंथि इसमें निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फंडिक ग्रंथि के अंदर क्या चीज है? तो निम्न प्रकार की क्या चीज होती है? कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो निम्न प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं वो अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो। वायुओं का महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है। यानी फंडिक ग्रंथि निम्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसके अंदर कौन कौन सी हैं? तो वो देखो आप, फर्स्ट नंबर होती है इसके अंदर पेप्टिक कोशिका। इसी को ही बोलते हैं अपने जाइमोजिन, और इसी को ही बोलते हैं मुख्य कोशिका। ये तीनों नाम एक ही है। सेकंड जो है वो कौन सी है? तो ऑब्जेंटिक सेल, या फिर इसी को ही बोलते हैं पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल आपने पहली बार सुना होगा। ऑब्जेंटिक सेल को क्या चीज बोलते हैं? पेराइटिक सेल भी बोलते हैं, यानी पेराइटल सेल। तीसरी है श्लेष्म कोशिका, इसी को बोलते हैं वो गोबलेट सेल। और चौथी होती है अर्जेंटेफिन सेल। ये 4 प्रकार की फंडिक ग्रंथि के अंदर क्या होती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेप्टिक कोशिकाएं, जाइमोजिन या मुख्य कोशिका, ऑब्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, श्लेष्म कोशिका या गोबलेट सेल, अर्जेंटेफिन सेल। अब ये पेप्टिक कोशिका, जाइमोजिन या मुख्य कोशिका, यहाँ से क्या चीज होता है? तो सबसे पहले अपने देख रहे हैं पेप्टिक सेल के बारे में। पेप्टिक सेल के अंदर क्या चीज है? यहां से 3 प्रकार के एंजाइम स्राव होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट है पेप्सिनोजन, सेकंड है प्रोरेनिन, और थर्ड है गैस्ट्रिक लाइपेज।
ये कौन कौन से हैं? पेप्सिनोजन फर्स्ट, प्रोरेनिन सेकंड, और थर्ड कौन सा है? तो फिर आपने क्या चीज बताना है? गैस्ट्रिक लाइपेज है। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से किस चीज का स्त्राव होता है? तो यहाँ से स्त्राव होता है HCl का। कि HCl का मतलब क्या चीज है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से किस चीज का स्त्राव होता है? तो ये HCl का स्त्राव होता है। इसका फुल नेम क्या चीज है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या चीज है? अम्ल है। श्लेष्म कोशिका या गोबलेट सेल से किस चीज का स्त्राव होता है? तो आप क्या चीज बताओगे कि श्लेष्म कोशिका या गोबलेट सेल से किस चीज का स्त्राव होता है? तो यहाँ से श्लेष्म का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्या चीज है? तो अर्जेंटेफिन सेल है। यहाँ से कुछ अलग अलग पदार्थों का स्त्राव होता है। तो ये अपने लास्ट में देखते हैं, ठीक है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखो ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल से किस चीज का स्त्राव होता है? तो फिर HCl का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्या चीज है? तो HCl का जैसे स्त्राव होगा तो फिर एक एंजाइम है जो पेप्टिक सेल से स्त्रावित होता है, पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो क्या चीज होता है? निष्क्रिय एंजाइम है। जैसे ही HCl का स्त्राव होगा तो पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय है वो क्या चीज हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। ये क्या चीज हो जाएगा बाद में? तो ये सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ये सक्रिय हो जाएगा तो ये पेप्सिन में बदल जाएगा। और पेप्सिन क्या काम करता है? तो पेप्सिन का जो काम है वो क्या चीज है? तो प्रोटीन को तोड़ने का काम है। यानी ये क्या काम करता है? तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, यानी प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देता है। यानी प्रोटीन का पाचन करने का काम है। नेक्स्ट क्या चीज है? तो जैसे HCl का क्या चीज होगा? स्त्राव होगा। तो एक और पेप्टिक सेल से एंजाइम निकलता है जो निष्क्रिय है, जिसका नाम क्या चीज है? तो प्रोरेनिन है। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन एंजाइम भी क्या चीज है? निष्क्रिय। जैसे ही HCl का स्त्राव होगा तो ये निष्क्रिय एंजाइम प्रोरेनिन जो है वो क्या चीज हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। अब जैसे ही एंजाइम सक्रिय हो जाएगा तो ये बदल जाएगा किसके अंदर? तो रेनिन के अंदर। अब रेनिन का काम क्या चीज है? तो रेनिन क्या काम करता है? तो ये दूध की एक प्रोटीन है, कैसिनोजन। यानी दूध की प्रोटीन कैसिनोजन को कैसीन में बदलता है। ये दूध की एक प्रोटीन है जिसको क्या चीज करता है? कैसिनोजन को क्या चीज कर देगा? कैसीन के अंदर बदलने का काम करता है। ऐसे क्या चीज है? तो फिर कुछ बातें याद रखना कि जैसे Fe+3 को Fe+2 के अंदर कौन चेंज करता है? तो HCl ही करता है। कि अमाशय के अंदर Fe+3 को Fe+2 के अंदर कौन चेंज करता है? तो आपने क्या चीज बताना है? HCl करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है कि Fe+3 को Fe+2 में कौन चेंज करता है? तो फिर HCl चेंज करेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आमाशय में आयरन का अवशोषण होता है। कि आमाशय के अंदर आयरन का अवशोषण होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो फिर Fe+3 जो है वो Fe+2 में चेंज हो जाता है। और किसके कारण चेंज हो जाता है? तो फिर HCl के कारण चेंज हो जाता है। इस बात को इम्पोर्टेंट नोट लगा के आप
को याद रखना कि Fe+3 को Fe+2 में अमाशय के अंदर कौन चेंज करता है, तो फिर HCl करता है। इसीलिए बोलते हैं कि अमाशय के अंदर आयरन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। एक बात और याद रखना कि ये जो HCl है ये टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है। आपसे पूछ ले कि अमाशय के अंदर टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कौन करता है, तो आपने क्या चीज बताना है, HCl ही टाइलिन एंजाइम को क्या चीज कर देता है, अमाशय के अंदर निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट क्या चीज है, श्लेष्म कोशिका। ये क्या चीज करती है, तो ये श्लेष्म का स्त्राव करती है, जो अमाशय की भीतरी दीवारों को HCl से बचाती है। यानी HCl से बचाने का काम अमाशय की भीतरी दीवारों में किसका होता है, तो फिर श्लेष्म का होता है। यानी श्लेष्म का स्त्राव श्लेष्म कोशिकाएं करती हैं, जो अमाशय की भीतरी दीवारों को जलने से बचाती है, किससे, तो फिर HCl से। नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज है, तो फिर अर्जेंटेफिन सेल है। अर्जेंटेफिन कुछ पदार्थ कुछ अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसे देखना, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या काम करता है, तो इस बात को कंठस्थ याद रखना कि जठर रस को स्त्रावित करने का काम है। कि आपसे पूछ ले कि अमाशय के अंदर जठर रस को स्त्रावित कौन कराता है, तो आपने क्या चीज बताना है, गैस्ट्रिन करवाता है। सेकंड क्या चीज है, तो सोमैटोस्टैटिन। अब ये सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है, तो फिर भोजन पथ पर हार्मोन के स्त्राव को रोकता है। आपसे पूछ ले कि अपना आहार नाल यानी जो भोजन पथ है उस पे हार्मोन के स्त्राव को रोकने का जो काम है वो किसका है, तो आपने क्या चीज बताना है, सोमैटोस्टैटिन का है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या चीज है इसके अंदर, तो फिर सेरोटोनिन। कुछ पदार्थ है यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेरोटोनिन क्या चीज करता है, तो ये अमाशय को संकुचित करता है। क्या आपसे पूछ ले कि अमाशय को संकुचित कौन करता है, तो आपने क्या चीज बताना है, सेरोटोनिन करता है। आप याद रखना कि अर्जेंटेफिन सेल अमाशय के अंदर ही होती है। कि अगर आपसे पूछ ले कि अर्जेंटेफिन सेल कहाँ पाई जाती है, कई बार क्वेश्चनों में लिखा होता है कि अर्जेंटेफिन सेल कहाँ है, तो पढ़ी ही नहीं अर्जेंटेफिन सेल कहाँ है। तो अर्जेंटेफिन सेल कहाँ पे होती है, तो अमाशय के अंदर ही होती है। इसके अंदर कुछ अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे गैस्ट्रिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जठर रस को स्त्रावित कौन करवाता है अमाशय के अंदर, तो आपने क्या चीज बताना है, यानी जठर ग्रंथियों से जठर रस को स्त्रावित करवाने का जो काम है वो किसका है, गैस्ट्रिन का है। ऐसे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या काम कर रहा है कि भोजन पथ पर हार्मोन के स्त्राव को रोकने का काम है। कहीं हार्मोन का स्त्राव ज़्यादा ना हो जाए
यानी एक लिमिटेड कंट्रोल है उनके ऊपर। सेरोटोनिन क्या चीज़ है, तो आमाशय को संकुचित करता है, यानी आमाशय को संकुचित करने का जो काम है वो किसका है, सेरोटोनिन का। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो विज्ञान का महासंग्राम मोहन सर के द्वारा है ये। नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ पढ़नी है, तो छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। छोटी आंत, छोटी आंत का सबसे पहले आपको साइज पता होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन है कि छोटी आंत का साइज कितना है। तो छोटी आंत का जो साइज है वो 6.25 मीटर है। तो छोटी आंत का जो साइज है वो कितना होता है, 6.25 मीटर है। छोटी आंत में क्या चीज़ होता है, तो आप क्या चीज़ बताओगे यहाँ, सबसे ज़्यादा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं छोटे बड़े एग्जामों में, कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है कहाँ पे, तो आपने क्या चीज़ बताना है कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है, पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, तो पाचन और अवशोषण दोनों ही कार्य होते हैं। तो छोटी आंत के अंदर पाचन और अवशोषण दोनों ही कार्य होते हैं। अब छोटी आंत के जो भाग है, छोटी आंत के भाग कितने हैं, तो आपने बताने कि छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है। तो फर्स्ट जो है वो कौन सी है, तो आपने क्या चीज बताना है, ग्रहणी। सेकंड जो होती है वो मध्य आंत, और थर्ड जो होती है वो शेष आंत। अब ग्रहणी को बोलते हैं डेडुनम, मध्य आंत को बोलते हैं जेजुनम, और शेष आंत को बोला जाता है इलियम। छोटी आंत का मतलब समझ रहे हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ग्रहणी को बोलते हैं डेडुनम, मध्य आंत को बोलते हैं जेजुनम, शेष आंत को बोलते हैं इलियम। ये जो ग्रहणी है, यानी ये जो डेडुनम है, ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। आपसे पूछे कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आपने क्या चीज बताना है, ग्रहणी। अगर आपसे पूछे कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग है, तो छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है वो शेष आंत, या इंग्लिश में इसको क्या चीज बोलते हैं, इलियम कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रहणी के बारे में एक बात याद रखना कि यहाँ पर ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। पाई जाती हैं जो श्लेष्म का स्त्राव करती है। अब इस बात को याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रूनर्स ग्रंथियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, ग्रहणी के अंदर, या अपने क्या चीज बोलते हैं, छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज है, तो इलियम। इलियम की एक बात याद रखना कि इलियम की सबम्यूकोसा परत पर कुछ पेयर पैचेस पाए जाते हैं। जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। और आंत को संक्रमण से बचाते हैं।
यानी छोटी आंत के इलियम पार्ट, इलियम की सब म्यूकोसा परत पर कुछ पेयर पैचेस पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि लिम्फोसाइट का कार्य है कि वो संक्रमण को यानी अपने शरीर को संक्रमण से क्या करती है, बचाने का काम करती है। इसीलिए अपनी आंत के अंदर भी क्या चीज़ है, तो फिर कुछ पेयर पैसेज है जो सब म्यूकोसा लेयर के ऊपर है, और क्या चीज़ है वहाँ कुछ पेयर पैसेज जो है वो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, और लिम्फोसाइट क्या चीज़ करती है, तो आंत को संक्रमण से बचाने का काम करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। देखो, छोटी आंत में विलय पाई जाती है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये विलय है, ये क्या चीज है, विलय। यानी आप उंगली से समझ सकते हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो विलय हैं, और इनके बीच में ये जो गैप है इनको बोलते हैं कि ये लीबर कुन की दरारें हैं। यानी ये तो विलय है, और ये जो बीच में आपको खड्डे से दिखाई दे रहे हैं या गहराई दिखाई दे रही है, इनको अपने क्या चीज बोलते हैं कि ये लीबर कुन की दरारें हैं। अब लीबर पुण्य की दरारों से क्या चीज होता है, तो यहाँ से अंतर रस स्त्रावित होता है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि अंतर रस कहाँ से स्त्रावित होता है, जो अंतर रस है वो लीबर पुण्य की दरारों से क्या चीज होता है, स्त्रावित होता है। विलय का क्या कार्य है, तो आप बताओगे विलय का कार्य क्या है, तो ये अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करती है। विलय कहीं भी हो उसका एक ही काम होता है, विलय जो है वो शोषण की सतह को बढ़ाने का क्या करती है, काम करती है। अब इसके अंदर क्या चीज होते हैं, तो कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इनके अंदर कुछ इस तरीके से आप क्या चीज बताओगे, संरचनाएं हैं, अंदर संरचनाएं प्रवेश करती हैं इन विलय के अंदर। इनको क्या चीज बोला जाता है, ये लैक्टियल है। कि इन विलय यानी लीबर पुण्य की दरारें हैं जो इनके अंदर, ये जो विलय का स्ट्रक्चर है इनके अंदर क्या चीज है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको अपने क्या चीज बोलते हैं, लैक्टियल। और इस लैक्टियल का कार्य क्या चीज होता है, तो लैक्टियल का जो कार्य होता है वो क्या चीज होगा, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। यानी आपसे पूछ ले कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो आपने क्या चीज बताना है, लैक्टियल। कि छोटी आंत के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो आपने क्या चीज बताना है, वो लैक्टियल है। तो विलय का काम याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विलय का क्या काम होता है। तो विलय का क्या काम है, तो फिर ये अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करती है। ये जो विलय के आपको ऊपर ये यहाँ पे दिखती है ना, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड लाइक कुछ संरचनाएं होती हैं, ब्रश जैसी संरचनाएं। माइक्रोविलय है। माइक्रोविलय क्या काम करती है, तो ये अवशोषण की सतह को और ज्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि छोटी आंत के दो प्रमुख काम है, पाचन और क्या चीज है, अवशोषण है। तो फिर अवशोषण का जो काम है वो कौन करती है, तो फिर विलय करती है। विलय के ऊपर क्या चीज है, तो ब्रश नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलय, जो अवशोषण की सतह को और ज्यादा क्या चीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा और।
छोटी आंत, यहाँ 3 पाचक रस आकर मिलते हैं। छोटी आंत के अंदर क्या चीज है, तो 3 पाचक रस आके मिलेंगे। कौन कौन से, तो फर्स्ट होता है पित्त रस, सेकंड होता है अग्नाशय रस, और थर्ड होता है आंतर रस। पित्तरस का स्त्राव कहाँ से होता है, तो आप क्या चीज बताओगे, यकृत से। पित्तरस का जो स्त्राव है वो कहाँ से होता है, यकृत से होता है। और ये पित्तरस संचित कहाँ पे होता है, तो आपने क्या चीज बताना है, ये पित्ताशय में होता है। तो पित्तरस संचित कहाँ पे होता है, तो क्या चीज बताओगे, पित्ताशय में। अग्नाशय रस का स्त्राव आपसे पूछे कि कहाँ होता है, तो अग्नाशय रस का स्त्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऐसे ही आपसे आंतर रस का स्त्राव पूछे, तो आंतर रस का जो स्त्राव है वो आंत से ही होता है। अभी मैं बता के गया कहाँ से, तो इसकी परफेक्ट जगह है लीवर पुन की दरार से। क्या चीज होता है, आंतर रस का स्त्राव होता है। तो ये 3 के 3 पाचक रस किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो पाचन तंत्र भाग 4 के अंदर देखेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल मोहन बायोलॉजी को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।